Assalamu alaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing MasterJii Network. Last time we discussed about evidence-based practice. Evidence-based practice के बारे में मैंने आपको बताया था कि it involves three main concepts that are about the clinical expertise, patient preferences and third literature study. ठीक है, तो जब हम लिटरेचर स्टडी करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक डाटा बेसिस हैं जिनके ऊपर हम लिटरेचर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी मैंने आपको एक गूगल स्कॉलर के बारे में बताया था, एक मैंने आपको कोक्रेन लाइब्रेरी के बारे में बताया था, तीसरा मैंने आपको पेड्रो के बारे में बताया था और एक और भी होता है हमारे पास पबमेड। इसके अलावा और भी बहुत सारी डाटा बेसिस हैं, कुछ जनरल जो जिन पे हम बेसिक स्टडीज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास पबमेड है और पेड्रो है और गूगल स्कॉलर। पेड्रो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द फिजिकल थेरेपिस्ट इंटरवेंशंस। ठीक है, तो इन पे जो है हम अपना जो है क्वेश्चन जो है हम टाइप करते हैं, उससे रिलेटेड हम आर्टिकल्स हमारे पास आ जाते हैं, उनको फिर हम स्टडी करते हैं और फिर अपनी जजमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम जब नेट पे चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि हर चीज़ जो है हाई क्वालिटी की होगी। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो है कोई भी पर्सन जो है अपनी स्टोरी लिख देता है या अपना एक्सपीरियंस लिख देता है, तो जो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक या वैलिड है। ठीक है, वो उसने अपने अपने आइडियाज़ और अपना एक्सपीरियंस लिख दिया। ठीक है, तो उसमें वैलिडिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा केस रिपोर्ट्स, ये एक तो हो गया कि एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन लिख दिया। ठीक है, इसमें भी लेवल ऑफ एविडेंस इज़ वेरी लो। ठीक है, इसके अलावा केस रिपोर्ट्स, ठीक है, आपने हॉस्पिटल में केस परफॉर्म किए, ठीक है, उसकी आपने फाइंडिंग्स वगैरह लिख दी, केस रिपोर्ट लिख दी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो फाइंडिंग जो है हर पेशेंट के लिए इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो वो लेवल ऑफ एविडेंस भी क्या है, थोड़ा लो है। ठीक है, इससे ऊपर फर्दर हम जाते हैं, फिर हम केस कंट्रोल स्टडीज़ और कोहॉर्ट स्टडीज़ करते हैं जिसमें हम प्रॉपर एक रिसर्च परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनका लेवल ऑफ एविडेंस अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेवल पे आते हैं, दैट इज़ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। ठीक है, इसमें हम ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक हम कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं। ठीक है, एक में हम थेरेपी परफॉर्म कराते हैं, एक पे हम थेरेपी परफॉर्म नहीं कराते, फिर हम उनके रिजल्ट्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो ये वेरी हाई लेवल ऑफ रिसर्च है। ठीक है, इसमें लेवल ऑफ एविडेंस बहुत अच्छा है। उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल का होता है, ठीक है, वो उसमें हमारे पास सिस्टमैटिक रिव्यूज़ और मेटा एनालिसिस आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स वगैरह हैं, इनके सबको कंबाइन करके एक टॉपिक के ऊपर जितने भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हैं सबको कंबाइन करके उनका जो रिव्यू परफॉर्म किया जाता है उसको हम सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसका लेवल ऑफ एविडेंस क्या है, सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो हमने जब भी कोई लिटरेचर सर्च करना है तो हमने उसका लेवल ऑफ एविडेंस का लाजमी ख्याल करना है, ताकि जो है हम जो हमारे पास जो डाटा आए, जो हम जजमेंट करें, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आपको बताना था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में। नेक्स्ट हमने जो देखना है दैट इज अबाउट द पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है, तो पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल में हमने क्या क्या देखना है। ठीक है, अब पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल क्या क्या हमें बताएगा कि हमने किन स्टेप्स में जो है पेशेंट को के लिए मैनेजमेंट को डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रोसेस क्या है, हमारे पास इसके 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो आपने उसका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, जब आप एग्जामिन करते हो, जो डाटा कलेक्ट करते हो, उसको फिर आपने इवेलुएट करना होता है। फिर जब आपने उस डाटा को इवेलुएट कर लिया, ठीक है, तो उस बेसिस पे फिर आपने पेशेंट को क्या करना होता है, डायग्नोज करना होता है। ठीक है, अब डायग्नोज कर लिया, ठीक है, अब आपने उसका देखना है कि अब ये डिजीज़ कितने अरसे में ठीक होगी। ठीक है, उस लिहाज से आपने प्लान ऑफ केयर जो है आपने डिज़ाइन करना है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपने क्या करना है, जब डिज़ाइन कर लिया आपने प्लान ऑफ केयर, तो अब आपने इंटरवेंशन को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है आपके पास, वो कहता है कि जो है मुझे सांस लेने में क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है, और जो है मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। ठीक है, वो आपको बताता है कि मुझे 2 साल से ऐसे है, और वो बताता है कि मैं जो हूँ 5 सालों से मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि उसके नेक के मसल बहुत ज़्यादा टाइट है। ठीक है, और उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, उस लेट के वो सांस नहीं ले पा रहा, वो आगे बैठ के आगे झुक के वो सांस ले रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसके जो क्या कहते हैं लिप्स भी ब्लू हुए हुए, उसके फिंगर्स पे डिजिटल क्लबिंग हुई हुई है। ठीक है, तो ये आप जो एग्जामिनेशन करते हो तो आपको ये कुछ पॉइंट्स नजर आते हैं। ठीक है, जब आपको ये सारे सिम्टम्स और साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे तो आपने उन डाटा को क्या करना है, इवेलुएट करना है। ठीक है, जब आप सारे उसका आपने एग्जामिनेशन किया, आपने टेस्ट वगैरह परफॉर्म कराए, तो आपने फिर जब इवेल्युएशन कर ली तो आपने फिर डायग्नोसिस देखना है, इम्पेयरमेंट। ठीक है, इम्पेयरमेंट क्या थी कि उसको लंग में प्रॉब्लम है कि वो सांस नहीं ले पा रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई,
पैथोलॉजी की वजह से जो है कोई ऑर्गन जो इफेक्ट हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक है, उस इम्पेयरमेंट से फंक्शनल लिमिटेशन आई है कि वो जो है वो लेट के भी सांस नहीं ले पा रहा, वो अपना कोई काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, तो उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो भी लिमिटेड हुई हुई है। ठीक है, और आपने डिसेबिलिटी का लेवल देखना है कि अभी वो बैठा हुआ है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, खुद चल के आया है। ठीक है, तो इतना अभी उसकी डिसेबिलिटी अभी नहीं आई है। ठीक है, तो आपने उस डिजीज से रिलेटेड आपने जो है डायग्नोसिस बनाना है। ठीक है, साइन और सिम्टम्स देख के आपने फिर क्या करना है, डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस क्या है, जो मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए कि पेशेंट को डिज्निया है, उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, कफिंग बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग करता था वो। ठीक है, इसके जो है लिप्स और पिंक हुए हुए हैं, और जो है उसका क्या कहते हैं, डिजिटल क्लबिंग हुई हुई है, साइनोटिक है वो। ठीक है, ये सारे साइन और सिम्टम्स हमें बता रहे हैं। उसकी पोस्चर मैंने आपको बताया है कि वो बैठ के सांस ले रहा है। ठीक है, उसके नेक के मसल बहुत ज़्यादा टाइट है। ठीक है, ये सारे हमें बता रहे हैं कि पेशेंट को क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। ठीक है, तो अब हमने डायग्नोसिस कर लिया, अब प्रोग्नोसिस। ठीक है, अब देखेंगे ये बहुत एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, तो इसका प्रोग्नोसिस जो है बहुत इजीली तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगेगा ठीक होने में। ठीक है, तो उस लिहाज से फिर आप प्लान ऑफ केयर बनाओगे कि हमने इसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। ठीक है, या फिर हमने जो है उसको ब्रोंको डायलेटर्स देने हैं, या फिर हमने फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज कौन सी करानी है, हमने उसकी कफ जो हो रहा है, स्क्रीशन एक्यूमुलेट हो रही है, उनको हमने कैसे क्लियर करना है। ठीक है, कौन कौन सी हमने टेक्निक्स यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये सारा आप प्लान ऑफ केयर बनाओगे इसमें। ठीक है, एंड देन आप जिन्हें जो टेक्निक्स आपने कह दी कि आप ब्रोंको डायलेटर्स यूज़ कर रहे हो और आपने जो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करानी है, उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज परफॉर्म करानी है। ठीक है, तो ये आपका इंटरवेंशन है। आपने इंटरवेंशन को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या आती हैं, पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल में आती हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितने कंपोनेंट्स थे, पहले एग्जामिन किया आपने, फिर आपने जब एग्जामिनेशन की तो आपका जो डाटा है उसको इवेलुएट किया, फिर आपने डायग्नोसिस बनाया, देन आपने उसका प्रोग्नोसिस प्लान ऑफ केयर डिज़ाइन किया, एंड देन आपने उसमें इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट किया। इसकी मैंने आपको साथ साथ एग्जाम्पल भी बता दी है। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद जो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया इंटरवेंशंस को। ठीक है, अब आपने देखना है कुछ अर्से बाद जितना आपने देखा था कि ये इतने 2 महीनों में या 3 महीनों में ठीक होगा। ठीक है, तो आपने उस टाइम जो है उसको जो इंटरवेंशन देती रहने, उसके बाद आपने देखना है कि आउटकम कैसा है, कि उसके ऊपर बेनिफिशियल इफेक्ट आया है या नहीं। ठीक है, तो आपने उसको आउटकम देखने के लिए आप उस पेशेंट को दोबारा से री एग्जामिन करोगे और री एवेल्युएट करोगे। ठीक है, अगर वो बेटर है, ठीक है, तो आप उसको डिस्चार्ज कर दोगे, लेकिन अगर नहीं वो ठीक हुआ, ठीक है, तो आपने उसकी पेशेंट कंडीशन को देख के अपने इंटरवेंशंस को दोबारा से क्या करना है, मॉडिफाई करना है। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट के पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और जजमेंट जो है एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो ड्यूरिंग मैनेजमेंट फेज जो है अगर कोई चेंजेस आ रही है, या फिर वो चेंजेस एग्जैबरेट कर रही है, या फिर वो चेंजेस बिल्कुल जो है ठीक नहीं हो रही। ठीक है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि उसने जो है उस मैनेजमेंट को कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में जो है उसने डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल में आता है। इसमें आप सबसे पहले देखें कि एग्जामिनेशन में आपने क्या करना होता है, हिस्ट्री लेनी होती है, पेशेंट से पूछना होता है कि आपको ये डिजीज़ कितने अरसे से है, आपकी फैमिली में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री, कोई सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, आपने ये सारी हिस्ट्री पूछनी है। उसके अलावा सिस्टम रिव्यू। ठीक है, आपने ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लंग को देखने बैठ जाएं, आप देखेंगे उस लंग डिजीज़ ने हार्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं किया। ठीक है, उसकी पेरिफेरल सर्कुलेशन पे तो नहीं इफेक्ट किया। ठीक है, आपने सारे सिस्टम्स को रिव्यू करना है जो मेन सिस्टम है हमारी बॉडी के। उसके अलावा फिर जो है टेस्ट परफॉर्म कराओगे। टेस्ट कौन से, कि आप जो है उसका लंग फंक्शनिंग टेस्ट परफॉर्म करा लोगे। उसके अलावा आपने जो है फिजिकल थेरेपी की टेस्ट भी परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, इवैल्यूएशन में क्या आएगा कि आपके पास जो डाटा आया, ठीक है, आप उसको कंबाइन करोगे और फिर आप जो है उसमें क्या करोगे, उस डाटा को यूज़ करोगे डायग्नोसिस बनाने में। ठीक है, ठीक है, डायग्नोसिस बनाने में, डायग्नोसिस आप कैसे बनाओगे, उस पेशेंट की साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस पे, इंपेयरमेंट्स को देखा आपने, फंक्शनल लिमिटेशंस को देखा, डिसेबिलिटी को देखा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देख के आपको पता चलेगा कि इस पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है। ठीक है, अब डिजीज़ का पता चल गया तो अब आपने देखना है कि कितना टाइम लगेगा उसको, अगर आप इंटरवेंशन डिज़ाइन करोगे कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा जो है आपने देखना है कि आपके इंटरवेंशन के लिए आपने गोल्स डिज़ाइन करने हैं, आउटकम्स देखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने देखना है कि आपने इसे कब तक डिस्चार्ज करना है, और आपने अगर इंटरवेंशन देनी है तो उसे दिन में कितनी दफ़ा देनी है, हफ्ते में कितनी मरतबा देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है। ठीक है, तो ये प्रोग्नोसिस और प्लान ऑफ केयर में आ जाता है। उसके अलावा फिर आपने इंटरवेंशन फिर एंड में देनी है कि आप पेशेंट को के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, उसके साथ कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, अपना इंटरेक्शन पेशेंट के साथ अच्छा बनाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसमें प्रोसीजरल इंटरवेंशन दोगे, अपने जो भी आपने डिज़ाइन किए हैं कि आपने मेडिसिन देनी है।
आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करानी है, आपने उसे जो है अपनी जो इंटरवेंशंस में कौन कौन से डिसिप्लिन्स को लेके आना है कि उसको जो साइकोथेरेपी भी करानी है या नहीं, उसकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में उसकी काउंसलिंग कैसे करानी है। ठीक है, हम सारे जो है डिसिप्लिन्स को लेके चलेंगे इंटरवेंशंस में। ठीक है, तो उसके अलावा जब हमने सब चीज़ें इंटरवेंशंस की कर लेंगे तो लास्ट में हमने देखना है आउटकम्स। ठीक है, तो आउटकम हम कैसे मेजर करते हैं, जब हम कोई भी इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं, अपना ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो है रीडिंग्स लेते हैं। ठीक है, और जब आपने एक पूरा प्रोसीजर करवा लेते हैं, जितने भी आपका वीक्स का होता है या मंथ्स का होता है, उसके बाद आप जो है उसमें प्रोग्रेस चेक करते हैं, आउटकम चेक करते हैं, कितना फ़ायदा हुआ, कितनी चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो वो आउटकम्स होते हैं, अगर वो बेनिफिशियल होते हैं तो हम जो है, और हमारे जो डिज़ायर्ड नीड्स और हमारे हम जो चाहते हैं कि गोल्स हमारे अचीव हो जाएं, तो हम पे उस इंटरवेंशन को क्लोज कर देते हैं। अदरवाइज़ जो है, अगर हम देखते हैं कि कोई चेंजेस नहीं आ रही या उसमें जो है कंडीशन ज़्यादा एग्रेवेट हो रही है, तो फिर हमें अपने इंटरवेंशन को चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, एंड देन दोबारा से हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि अब इस इंटरवेंशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है पेशेंट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।